नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका विज्ञान की दुनिया कक्षा 7 बाय वाणी पब्लिकेशन के साथ। शुरू करते हैं बच्चों आपकी पुस्तक का अंतिम पाठ 11 विद्युत धारा और उसके प्रभाव। आपकी परीक्षा चल रही है, आप रात्रि में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यदि अचानक विद्युत आपूर्ति ठप हो जाए तो आप कैसा अनुभव करते हैं? आप परेशान होकर लैंप आदि की व्यवस्था करते हैं। इसी प्रकार यदि ग्रीष्मकाल की दोपहरी में अचानक बिजली की आपूर्ति बंद हो जाए तो आपके कूलर, पंखे आदि का चलना बंद हो जाता है। उस अवस्था में आप क्या करते हैं? हम कठिनाई का अनुभव करते हैं तथा हाथ वाले पंखे का प्रयोग करके कुछ राहत की सांस लेते हैं। खेत में हरी भरी फसल खड़ी है, सिंचाई की आवश्यकता है तो किसान रात रात भर जागकर विद्युत आपूर्ति का इंतजार करता है तथा विद्युत आपूर्ति होने पर वह अपना पंपिंग सेट आदि चलाकर खेत सींचता है। आपके दैनिक जीवन को विद्युत आपूर्ति विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती है। अतः आपके मन में यह जिज्ञासा अवश्य होगी कि विद्युत धारा क्या है, यह कैसे उत्पन्न होती है। आइए जानने का प्रयास करें। विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन एक आणविक कण है जिस पर ऋण आवेश होता है। सभी अणुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इन्हें किसी निश्चित पदार्थ के अणुओं से सरलता से अलग किया जा सकता है। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को चालकों में धकेला जा सकता है। चालकों में इलेक्ट्रॉनों की इस प्रकार की गति को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत परिपथ, विद्युत धारा गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों की एक धारा होती है। जिस पथ के परितः इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत अवयवों के प्रतीक यानी कि साइंस। कुछ सामान्य विद्युत अवयवों को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। सारणी में कुछ विद्युत अवयवों और उनके प्रतीक दर्शाए गए हैं। हम यहाँ पर दर्शाए गए प्रतीकों का ही उपयोग करेंगे। इन प्रतीकों को ध्यानपूर्वक देखिए। विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए। इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी व समांतर रेखा है। तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर ये सारणी, आपको यहाँ पर आगे सारणी दिखेगी। विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल यानी कि ये प्लस का निशान तथा एक ऋण टर्मिनल होता है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। स्विच के लिए ऑन स्थिति तथा ऑफ स्थिति चित्र में दर्शाए गए प्रतीकों के अनुसार निरूपित की जाती है। परिपथ के विविध अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। सारणी में एक बैटरी तथा उसका प्रतीक भी दर्शाया गया है। बैटरी के प्रतीक को ध्यान से देखिए। कुछ क्रियाकलापों के लिए हमें एक से अधिक सेलों की आवश्यकता हो सकती है। अतः हम चित्र में दर्शाए अनुसार दो या अधिक सेलों को एक साथ उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। दो या अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं। तो यहाँ पर है बच्चों आपके लिए सारणी। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं स्विच ऑन स्थिति में, स्विच ऑफ स्थिति में विद्युत बल्ब, बैटरी और संयोजी तार। आगे चलेंगे। टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती है। तथापि इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव ही चित्र में दर्शाए अनुसार एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता है। कभी कभी सेलों को एक के साथ दूसरे को सटाकर रखा जाता है। किसी भी युक्ति के बैटरी वाले खाने को ध्यान से देखिए। प्राय इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पत्ती होती है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से रखने के उद्देश्य से प्राय इन पर प्लस तथा माइनस चिन्ह अंकित होते हैं।
अपने क्रियाकलापों के लिए बैटरी बनाते समय हम सेलों को संयोजित करने के लिए चित्र में दर्शाए अनुसार लकड़ी के एक गुटके, लोहे की 2 पत्तियों तथा रबड़ के छल्लों का उपयोग करके एक सेल होल्डर बनाते हैं। यह आवश्यक है कि रबड़ के छल्ले धातु की पत्तियों को कसकर जकड़े रखें। 2 या अधिक सेलों की बैटरियां बनाने के लिए आप सेल होल्डर बाजार से भी खरीद सकते हैं। इनमें सेलों को उचित ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित हो। चित्र में दर्शाए अनुसार सेल होल्डर की धातु की 2 क्लिपों में प्रत्येक के साथ तार का एक टुकड़ा संयोजित कीजिए। आपकी बैटरी उपयोग के लिए तैयार है। किसी बैटरी को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक सारणी में दर्शाया गया है। आइए अब हम सारणी में दर्शाए गए प्रतीकों का उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख खींचें। गतिविधि है यहाँ हमारे लिए, उद्देश्य है चित्र में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। यहाँ देखिए विद्युत परिपथ। रचना, क्या आपको याद है कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है। जैसे ही स्विच ऑन की स्थिति में पहुंचता है वैसे ही बल्ब दीप्त हो जाता है यानी जल जाता है। इस विद्युत परिपथ की प्रतिलिपि अपनी नोटबुक में बनाइए। विविध विद्युत अवयवों के प्रतीकों का उपयोग करके इस विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख खींचिए। आपका आरेख निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए आरेख जैसा होना चाहिए। प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ आरेख खींचना बहुत आसान होता है, इसलिए सामान्यतः हम विद्युत परिपथों को परिपथ आरेखों से निरूपित करते हैं। चित्र द्वारा एक अन्य विद्युत परिपथ आरेख दर्शाया गया है। ये रहा अन्य परिपथ आरेख। ध्यान से देखकर बताइए कि क्या यह पिछले चित्र में दर्शाए गए परिपथ जैसा ही है। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो इसका तंतु टूट जाता है। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है तथा सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या आप किसी ऐसे विद्युत साधित्र का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। ऐसे साधित्रों की एक सूची बनाइए। आपने कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाला विद्युत तापक देखा होंगे। इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है। तारों की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव अथवा केवल अवयव या एलिमेंट कहते हैं। आपने यह ध्यान दिया होगा कि जब इन साधित्रों को विद्युत मेंस से संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो इनके अवयव तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ धातु जिससे यह बना है, लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार संयोजी तार सामान्यतः गर्म नहीं होते। इसके विपरीत कुछ विद्युत साधित्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। विद्युत बल्ब के तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघलकर टूट जाएगा। परंतु क्या यह संभव है कि कोई तार पिघलकर टूट जाए? क्या आप जानते हैं निमज्जन तापक, इमर्शन हीटर, हॉट प्लेट, विद्युत इस्त्री, गीजर, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर जैसे विद्युत साधित्रों में अवयव के ऊपर आवरण होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव।
18वीं शताब्दी तक यह समझा जाता था कि विद्युत व चुंबकत्व दो अलग अलग घटनाएं हैं। फिर विद्युत चुंबक की खोज से वैज्ञानिकों को विद्युत व चुंबक के बीच संबंध पता चला। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो विद्युत व चुंबकत्व के बीच संबंध बताती है विद्युत चुंबकत्व कहलाती है। गतिविधि है हमारे लिए, उद्देश्य है किसी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दिखाना। विधि, एक मेज के किनारे एक तार जोड़िए। चित्रानुसार तार के पास एक चुंबकीय कंपास रखिए। तार के दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ दीजिए। कंपास को टेबल मेज पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर रखिए। आप पाएंगे कि तार में बहती हुई विद्युत धारा एक चुंबक की भांति कार्य करती है। जब धारा बहनी बंद हो जाती है तो तार का चुंबकीय गुण भी समाप्त हो जाता है। यह प्रयोग सर्वप्रथम चीनी वैज्ञानिक हंस क्रिस्टियन द्वारा 1820 ईस्वी में किया गया। अब हम देखते हैं ऑरेस्टेड का प्रयोग। भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ऑरेस्टेड ने सन 1820 में विद्युत तथा चुंबकत्व के बीच संबंध दिखाया। उन्होंने एक तार का आविष्कार किया जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर एक चुंबकीय सुई को दूर हटा सकता था। एक अवसर पर अपने लेक्चर देने के बाद उन्होंने कंपास सुई के समांतर एक तार रखा और सुई को एक दिशा में घूमते हुए देखा। तार में पुनः धारा प्रवाहित करने पर वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सुई को विपरीत दिशा में घूमते हुए देखा और ऑरेस्टेड का प्रयोग एक कंपास सुई पर विद्युत धारा के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। गतिविधि, उद्देश्य दाएं हाथ के नियम का प्रदर्शन। विधि, एक क्षैतिज शीट या दफ्ती जिस पर लोहे के छोटे छोटे कण हैं, इसमें बने एक छोटे छिद्र से होकर एक ऊर्ध्वाधर छोटा तार गुजारते हैं। तार में कुछ समय के लिए धारा प्रवाहित कीजिए। लोहे के सूक्ष्म कण तार के चारों ओर वृत्तीय के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। ये वृत्त क्षेत्र में चुंबकीय बल की रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं जो तार को घेर लेते हैं जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। दाएं हाथ के नियम द्वारा चुंबकीय बल की रेखाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार यदि आप चालक को अपने दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा धारा के बहने की दिशा में हो तो जिस दिशा में उंगलियां मुड़ती हैं वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। तो बच्चों, निष्कर्ष है, जब एक सीधे चालक में होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। चुंबकीय प्रभाव का परिणाम धारा के मान को बढ़ाने पर बढ़ता है। चालक में स्थापित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा के समकोण पर होता है। ऐसा चुंबकीय सुई के स्वयं विद्युत धारा प्रवाहित होते हुए चालक के समकोण पर स्थापित होने के कारण होता है। वह दिशा जिसमें चुंबकीय सुई का उत्तरीय ध्रुव घूमता है वह निर्भर करती है चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय सुई के सापेक्ष चालक की संबंधित स्थिति अथवा चालक ऊपर है या सुई के नीचे इसके ऊपर। वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय प्रभाव। दफ्ती के समकोण पर एक वृत्ताकार बंद कुंडली बनाने हेतु दफ्ती के छिद्र में से एक कुचालक तार के 5 या 6 मोड़ बांधिए। यहाँ पर इस तरह से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए तथा कुंडली के पास एक छोटी कंपास सुई रखिए। आप देखेंगे कि एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। दफ्ती के प्रत्येक छिद्र में चारों ओर बल की रेखाओं की दिशा मैक्सवेल के कॉर्क पंच के नियम को संतुष्ट करती है। इस नियम के अनुसार कॉर्क पंच की धारा की दिशा में चुंबकीय बल रेखाओं को दिशा प्राप्त होती है। विद्युत चुंबक। आपने पढ़ा होगा कि जब किसी लंबी कुंडली जिसे परिनालिका कहते हैं में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। यह पाया गया है कि यदि एक लोहे की मुलायम छड़ को परिनालिका के अंदर रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है क्योंकि लोहा चुंबकित हो जाता है। एक विद्युत चुंबक विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है।
एक कुंडली जिसमें बीचों बीच एक लोहे की कील लगी हो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक चुंबक की भांति कार्य करती है। इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। धारा को हटा देने पर इसका चुंबकत्व भी स्वतः हो जाता है। कुंडली में अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसका चुंबकत्व उतना ही बढ़ जाता है। इसी तरह कुंडली में मोड़ों की संख्या बढ़ाने पर विद्युत चुंबक अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली हो जाती है। धारा के पलटने पर ध्रुवीयता भी पलट जाती है। इस प्रकार विद्युत चुंबक एक अस्थायी शक्तिशाली चुंबक है। विद्युत चुंबकों के उपयोग। विद्युत चुंबकों का उपयोग अचुंबकीय पदार्थों से लोहे व स्टील को अलग करने में किया जाता है। लोहे, स्टील, स्क्रैप आदि के अत्यधिक बोझ को विद्युत चुंबकों के द्वारा उठाया जा सकता है। इन्हें आंखों में से लोहे व स्टील के सूक्ष्म कण निकालने में उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग कूड़े के ढेर से टिन को पृथक करने में किया जाता है। इनका उपयोग अच्छी स्थायी चुंबकों को बनाने में किया जाता है। एक स्थायी चुंबक अपना चुंबकत्व आसानी से नहीं खोती क्योंकि यह स्टील से बनी होती है। इनका उपयोग विद्युत घंटियों, विद्युत पंखा, टेलीफोन, विद्युत मोटर आदि के बनाने में किया जाता है। इनका उपयोग टीवी में पिक्चर ट्यूब की किरण को परावर्तित करने में किया जाता है। विद्युत घंटी। विद्युत घंटी विद्युत चुंबक का उपयोग होने वाला सबसे साधारण उपकरण है। इसके निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं जो लकड़ी या प्लास्टिक के बोर्ड पर लगे रहते हैं। विद्युत चुंबक एक मुलायम लोहे की छड़ यू आकार में मुड़ी होती है और इसकी प्रत्येक भुजा पर लकड़ी की गडारी आर्मेचर के मुंह पर स्थित है। गडारी के चारों ओर एक विद्युत रोधी कॉपर की तार के बहुत अधिक मोड़ लपेटे जाते हैं। विद्युत रोधी कॉपर की तार का एक सिरा टर्मिनल T1 से जोड़ा जाता है तथा दूसरा सिरा जोड़ S से। आर्मेचर यह एक मुलायम लोहे की छड़ होती है जो S से एक सीधी कमानी से इस प्रकार लटकी है कि आर्मेचर का मुंह विद्युत चुंबक के ध्रुव की ओर रहे। संयोजक कमानी यह थोड़ी झुकी स्टील की कमानी होती है तथा आर्मेचर से पेच द्वारा जुड़ी होती है। कमानी के दूसरे सिरे पर एक संयोजन पेच A होता है जो मिश्र धातु सिल्वर कैडमियम से बना होता है। यह मिश्र धातु सरलता से चिंगारी से ऑक्सीकृत नहीं होती है। संयोजक पेच व्यवस्था। इसमें पीतल का एक स्तंभ होता है जिससे होकर एक पीतल का पेच गुजरता है। पेच की नोक सिल्वर कैडमियम मिश्र धातु से बनी होती है। इस प्रकार चिंगारी से ऑक्सीकरण रुक जाता है। संयोजक पेच व्यवस्था से घंटी बजने की आवृत्ति बदली जा सकती है। हैमर तथा गोंग। एक स्टील हैमर को आर्मेचर से जोड़ा जाता है। गोंग पीतल का बना होता है। जब घंटी बजती है तो हैमर गोंग का विरोध करता है तथा आवाज उत्पन्न होती है। गतिविधि देखेंगे। उद्देश्य विद्युत घंटी का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करना। विधि टर्मिनल T1 व T2 को एक बैटरी तथा दबाने वाले बटन से जोड़ा जाता है। जब घंटी के बटन को दबाया जाता है तो विद्युत परिपथ बंद हो जाता है। कुंडली में विद्युत धारा बहती है तथा लोहे की छड़ चुंबकित हो जाती है। ऊपरी सिरा उत्तरी ध्रुव बन जाता है तथा निचला दक्षिणी ध्रुव। यह आर्मेचर को आकर्षित करती है। मुलायम लोहे का टुकड़ा हैमर को गोंग पर मारता है। आर्मेचर की गति पेंच पर परिपथ को तोड़ देती है जिससे विद्युत धारा बहने लगती है तथा छड़ का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। कमानी जो पेच के ऊपर आर्मेचर से जुड़ी है यह आर्मेचर को वापस धकेलती है। इस प्रकार यह संपर्क पुनः बनता है तथा प्रक्रिया दोहराई जाती है। परिपथ के बनने व टूटने की प्रक्रिया जारी रहती है तथा घंटी तब तक बजती रहती है जब तक इसके बटन को दबाया जाता है। देखेंगे बच्चों, याद रखने योग्य विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इनका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव के बहुत से अनुप्रयोग हैं। कुछ विशेष पदार्थों से बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है
तो वे गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है, जो विद्युत परिपथों को क्षति तथा आग से बचाते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं। करते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का क्या कहते हैं? तापीय प्रभाव। और स्टेट प्रोफेसर थे भौतिकी के। विद्युत घंटी में मुलायम लोहे की छड़ का एक भाग है आर्मेचर, और परिपथ में विद्युत धारा चालू व बंद करने के लिए प्रयोग होता है स्विच। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत बल्बों का प्रयोग रोशनी के लिए किया जाता है। ऊन के जूने का उपयोग प्राय रसोई घर में बर्तनों को साफ करने में किया जाता है। बल्ब प्रकाश भी देते हैं जो गर्म नहीं है। विद्युत व चुंबकत्व के बीच संबंध को विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। विकर्षण की दिशा विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करती है। सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। गलत। जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। सही। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है। गलत। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। सही। विद्युत चुंबक स्थायी चुंबक होता है। गलत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विद्युत अवयवों के प्रतीक से क्या आशय है? उदाहरण द्वारा समझाकर लिखिए। बैटरी किसे कहते हैं? इसे कैसे बनाया जाता है? समझाकर लिखिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव लिखिए। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत चुंबकत्व क्या है? इसके उपयोग भी लिखिए। और विद्युत घंटी के विभिन्न भागों तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपने पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं। आपके लिए है क्रियाकलाप। निम्न विद्युत प्रतीकों के नाम लिखिए। तो इन सभी विद्युत प्रतीकों के नाम आपने लिखने हैं। और इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं जल्दी।